नमस्कार दोस्तों, ईबू नावरम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बाजीराव पेशवा द्वारा निभाई गई तेज सैन्य गतिविधियों को देखा और वो खेलकर कैसे उन्होंने अप्रत्याशित रूप से हमला कर निजाम को आश्चर्यचकित कर पूरी तरह से विमुख कर दिया। और निजाम के पास जबकि उस समय का सबसे अच्छा तोपखाना होते हुए भी और मराठ के पास एक भी तोप न होने के बावजूद जबरदस्त युक्तियां खेलकर उसे हैरान कर आखिर उसे हथियार रखने के लिए कैसे मजबूर किया वो हमने देखा। लेकिन क्या उसके आत्मसमर्पण का मतलब युद्ध खत्म हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे? तो दोस्तों, इस आखिरी भाग में सबसे पहले हम इसी सवाल का जवाब पाने वाले हैं। साथ ही इस युद्ध के संबंधित संधि की शर्तें, इस युद्ध के दूरगामी परिणाम और पराक्रमी योद्धा बाजीराव पेशवा जी के अजय रहने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी हमारे सामने खुलने वाला है। तो इस पूरे महत्वपूर्ण एपिसोड को थोड़ा सा भी भाग छोड़े बिना देखें, क्योंकि यह आपके ज्ञान में बहुत कुछ जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत में इस युद्ध में निजाम की पूरी तरह से हार हुई और 7 जनवरी 1738 को बाजीराव जी ने सामने रखे हुए संधि पर निजाम ने बिना शर्त हस्ताक्षर यानी कि निशानी कर उसे कबूल कर लिया। संधि होते ही बाजीराव जी ने नवाब के पास रसद भेजी। इस दुराई सराय की संधि की धाराएं इस प्रकार थी। पहली, मालवा प्रांत देना है। दूसरी, नर्मदा और चंबल के बीच का मुल्क प्रदान करना है। तीसरी, इन दोनों के विषय में बादशाह का आज्ञा पत्र लाके देना है। चौथी, बादशाह से मराठों के खर्च के लिए 50 लाख रुपए दिलवाने हैं। इसके बाद निजाम की सारी सेना आदि दक्षिण की ओर लौट गई और निजाम कुछ घुड़सवारों के साथ दिल्ली लौट गया। बहुत से लोग यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं, भोपाल की इस लड़ाई में ही बाजीराव जी ने निजाम को पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय वह चीज मराठों की शक्ति के बाहर थी, क्योंकि एक तो रोहिले, बुंदेली, राजपूत रजवाड़े उसके साथ थे। इसके अलावा निजाम के पास उस समय का उत्कृष्ट तोपखाना था और उसने ही अब तक मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तोपखाने की दृष्टि से मराठे बहुत कमजोर थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि युद्ध का ज्वार कब और कैसे मराठों के खिलाफ हो जाएगा। सिर्फ बाजीराव जी के युद्ध कौशल के कारण ही इस आयोजन को अंजाम दिया गया था। लेकिन यहाँ संधि का मतलब यह नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि संधि के क्रियान्वयन के लिए भी युद्ध के जितने ही संयम से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। भोपाल की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकाला। निजाम का तो वो केवल प्रतिकूल परिस्थिति को जबरदस्ती किया हुआ सलाम था। वो आगे दिल्ली गया, लेकिन संधि के अनुसार मालवा आदि प्रांतों की सनद बाजीराव जी को नहीं भेजी। इसके लिए मराठों के वकील दिल्ली दरबार में और निजाम के पास दबाव बनाते रहे। बाजीराव जी के जीवन काल में तो इन प्रतों की लिखित सनद बादशाह से प्राप्त नहीं हुई। आगे उस कार्य को उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा जी ने अंजाम दिया। इस तरह इस महाअभियान का अंत हुआ। जनवरी 1738 में भोपाल की लड़ाई समाप्त होने के बाद बाजीराव जी बादशाह से संधि पूरी करने के लिए कुछ समय तक विजित क्षेत्र में अपना अमल बिठाते रहे। 9 मार्च 1738 को बाजीराव जी ने भोपाल के युद्ध में वीरता दिखाने वाले वीरों की प्रशंसा करने के लिए कुछ नगद रकम पुरस्कार के रूप में दी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस महान विजय से छत्रपति शाहू महाराज भी बाजीराव पेशवा जी से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भी सरदार शिंदे, होलकर और आवजी कवड़े को पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए वितरित किए। निजाम और बाजीराव जी के बीच पालखेड़ और भोपाल दोनों जगह सामने हुए। दोनों ही मौकों पर बाजीराव जी ने निजाम को मजबूत होते हुए भी बुरी तरह से हरा दिया था। बाजीराव जी के पास कोई तोपखाना नहीं था, लेकिन दुश्मन का तोपखाना भी मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति के छापामार पद्धति का सामना नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसका भी स्वीकार करना होगा कि मराठे भी कई बार मुगल तोपखाने के सामने हार के करीब आ चुके थे, लेकिन फिर भी अंत में बाजीराव जी ने निजाम को परास्त कर दिया और उसे भारी मन से संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने बाजीराव जी को युद्ध कला और राजनीति में निजाम से श्रेष्ठ बना दिया। कठिन परिस्थितियों में मुसीबत में कूद पड़ना और सफलता प्राप्त करना, तूफान के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त करना, भोपाल की इस सवारी में बाजीराव जी में महापुरुषों के ये गुण उत्कटता से प्रकट होते हैं। सेनापति यशवंतराव दाभाड़ी जी को भी छत्रपति शाहू महाराज ने
बाजीराव जी के कुमक को जाने का आदेश दिया था, लेकिन सेनापति नहीं गए। यह उल्लेख पहले भी आया है। युद्ध के दौरान महाराज ने सेनापति को आदेश न मानने के लिए फटकार भी लगाई थी और फिर से उनसे आग्रह किया कि कम से कम अब चिमाजी अप्पा नर्मदा के दक्षिण तट पर तैनात है, उनके साथ शामिल हो, क्योंकि यह स्थिति बेहद कठिन है, एक क्षण की भी देरी ना करे। लेकिन फिर भी सेनापति दाभाडे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने और कुछ अन्य सरदारों ने ऐसा क्यों किया, आइए इसके कारणों पर अब प्रकाश डालते हैं। पेशवाओं की बढ़ती समृद्धि, पेशवाओं के लिए शाहू जी का प्यार, पेशवाओं की प्रतिभा और पराक्रम ने दाभाडे, भोसले और अन्य कुछ पुराने सरदारों को पीड़ा दी और उनके दिलों में जलन पैदा की। पेशवाओं की हार उनकी आंतरिक इच्छा थी, लेकिन वे भूल रहे थे कि उस वक्त पेशवाओं की हार का अर्थ यह था कि मराठा राज्य का अंत। यदि सेनापति दाभाडे जी ने भी छत्रपति शाहू महाराज के आदेशानुसार इस विकट परिस्थिति में बाजीराव जी की मदद की होती, तो शायद बाजीराव जी निजाम को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर पाते और दक्षिण में मराठों और वैकल्पिक रूप से हिंदुस्तानी धर्मियों का कांटा सदा के लिए नष्ट हो जाता। उनकी मदद की कमी के कारण मराठों को संधि जैसे थोड़े से फायदे पे ही संतुष्ट होना पड़ा। बाजीराव जी द्वारा प्रकट किए गए चातुर्य से निजाम सिर्फ हार गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इसे बदकिस्मती कहे या दुही का अभिश्राप, खैर बाद में जुलाई 1738 के मई महीने में मुगलों के पीछे जगह जगह पर अपने सेना प्रमुखों को तैनात कर बाजीराव जी पुणे लौट आए। तब चिमाजी अप्पा फिर से वसई के अभियान की तैयारी कर रहे थे। मित्रों, अप्पा जी की स्थितप्रज्ञ मनोवृत्ति और राष्ट्रीय कार्य के प्रति निष्ठा पर ध्यान दें। अब आरंभ में हमने जो उल्लेख किया है, उस बाजीराव पेशवा जी के अजय रहने के अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कारण की ओर हम मुड़ रहे हैं। नासिर जंग की औरंगाबाद की सेना को निजाम से शामिल होने के लिए उत्तर की ओर नहीं जाने देना। नर्मदा के दक्षिण तट पर तैनात रहकर चिमाजी अप्पा ने न केवल औरंगाबाद की सेनाओं को अटका के रखा, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने दाभाडे और रघुजी भोसले जैसे सरदारों की गतिविधियों पर पौनी नजर रखी और यथासंभव बाजीराव जी को पूरा सहयोग दिया। चिमाजी आंखों में तेल डालकर देख रहे थे कि भले ही ये सरदार बाजीराव जी को मदद न करे, लेकिन कम से कम इस समय दुश्मनी न पाले और मुगलों या निजाम से न जा मिले। साथ ही सुनियोजित रणनीति के अनुसार हार की स्थिति में बाजीराव जी की पिछाड़ी उजागर न हो जाए और उनका स्वराज्य से संबंध न टूटे। इसलिए चिमाजी अप्पा तापी नदी के तट पर खानदेश में तैनात थे। उस उत्तरी मार्ग को अवरुद्ध करने की वजह से ही बाजीराव जी वहां शेर की मान में प्रवेश कर निजाम को घुटनों पे लाने में यशस्वी रहे। यही कारण है कि इतिहास में बाजीराव जी और चिमाजी अप्पा के भाईचारे के प्रेम की प्रशंसा की जाती है। चिमाजी का सबसे बड़ा गुण उनकी असाधारण सी बंधु प्रीति था। यदि पिता या बड़ा भाई बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध हो, तो छोटों के गुण उनके तेज में छिप जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है चिमाजी अप्पा जी के साथ। वह बहादुर रहने के बावजूद हमेशा पीछे रहे और उन्होंने अंत तक सफलता का पूरा माप अपने बड़े भाई के हिस्से में डाला। भोपाल की इस लड़ाई की सफलता में भी चिमाजी अप्पा ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, यह अब हम सब ने जाना है। लेकिन उस घटना में भी उनका नाम कितना दिखाई देता है। याद रखें दोस्तों, ऐसे निस्वार्थ सहयोग के बिना महान कार्य पूरे नहीं होते हैं और इसीलिए बाजीराव पेशवा जी की अजेयता के पीछे चिमाजी अप्पा जैसे समर्थक ही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें दोस्तों, जब राष्ट्र के लिए एक दूसरे को निस्वार्थ समर्थन दिया जाता है, तभी स्वराज्य खड़े होते हैं, उनके साम्राज्य बनते हैं। लेकिन जब वे अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, तो बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह ध्यान में ले कि अंत में मराठाशाही का पतन अंग्रेजों के श्रेष्ठ हथियारों और अच्छे से प्रशिक्षित सेना के कारण नहीं हुआ, बल्कि मराठाशाही के शक्तिशाली सरदारों की स्वार्थ नीतियों, आप मतलबी और दकियानुसी प्रवृत्तियों और सबसे बढ़कर हीन नेतृत्व के कारण हुआ। अगर तुलना की जाए तो यहाँ भी निजाम उस समय की बेहतरीन तोपों से अभिभूत था और उसके सामने मराठों के पास तोपखाना ही नहीं था। फिर भी वे निजाम को किस बल पे हरा रहे हैं, तो वो बल है
राष्ट्र कार्य की दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर मिलजुल कर काम किया। बल नेकी और नेकी का है। इतिहास हमें स्पष्ट रूप से दोनों बाजू दिखा रहा है। हमें बस अपनी आंखें और दिमाग खोलकर इससे सीखने के लिए तैयार रहना है। खैर, अब अंतिम भाग, इस युद्ध का परिणाम। भोपाल की इस लड़ाई के कारण मराठों का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया और उत्तर में उनकी कर्तृत्व को खुला मैदान मिल गया। मूल रूप से प्रारंभ से ही सभी मुगल अपने मजबूत तोपखाने पर ही निर्भर थे। प्रारंभ से यानी हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले मुगल शाही के जनक बाबर ने भी उस समय के आधुनिक तोपखाने के बल पर ही कैसे मुगल शाही प्रस्थापित की, ये जानने के लिए कृपया पानीपत के पहले युद्ध का हमारा एपिसोड अवश्य देखें। और इस युद्ध में भी तोपखाने की वजह से ही निजाम और उसके कारण मुगलों का ही पलड़ा भारी था। लेकिन ऐसे मजबूत तोपखाने से कैसे लड़ा जाए और उनकी तोपों की दृष्टि से बहुत उपयोगी जहां उनका प्रभुत्व रहता था, ऐसे मैदानी इलाकों में गुरिल्ला रणनीति के नवनवीन पैतरे कैसे अपनाए जाए और इतने शक्तिशाली दुश्मन मुगलों पर निर्विवाद जीत कैसे हासिल की जाए, यह शिक्षा अजिंक्य बाजीराव पेशवा ने इस युद्ध के माध्यम से मराठों को दी। इस महत्वपूर्ण लाभ के साथ ही मराठों ने हिंदवी स्वराज्य के तहत नर्मदा और चंबल नदी के बीच के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये बाजीराव जी के पराक्रम के फल है। सही शब्दों में हमें चौथाई दे दो, नहीं तो हम जबरदस्ती तुमसे वसूल करेंगे, ऐसी चेतावनी इस लड़ाई से मराठों ने बादशाह को दी। हालांकि सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि मराठों की इस गुरिल्ला युद्ध नीति के नवनवीन आविष्कारों की वजह से उसके सामने मुगलों का उस समय का जबरदस्त तोपखाना भी कमजोर दिखने लगा, जिससे वैकल्पिक रूप से मुगल भी कमजोर दिखाई देने लगे। निजाम भोपाल और पालखेड़ दोनों जगहों पर बाजीराव जी से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बाजीराव जी ने उसे मात दे दी। इससे बाजीराव जी की युद्ध कुशाग्रता स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि रघुजी भोसले इस सरदार ने मुगल साम्राज्य और निजाम पर आए भीषण संकट का फायदा उठाया और वे दूसरी तरफ लड़ने में लगे हुए। इस मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने एलिचपुर के नवाब के सेनापति शुजायत खान को हराया और वराड़ प्रांत में अपना अमल प्रस्थापित किया। अतः मराठा राज्य की सीमा उत्तर और पूर्व की ओर आगे बढ़ी। भोपाल के युद्ध में मुगल बादशाह की पूरी सेना बाजीराव जी के विरुद्ध कूच कर गई थी। यदि बाजीराव जी इस युद्ध में हार जाते तो मराठे फिर सिर नहीं उठा पाते। इसलिए मराठा इतिहास में ये लड़ाई अति आपातकालीन मानी जाती है। इस लड़ाई में पेशवा की पूरी कर्तव्यगारी दांव पर लग गई थी और इस बड़ी जीत से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अपने आप उन्हें प्राप्त हुआ था। अब हर कोई यह जान चुका था कि मुगल बादशाह से आमने सामने टक्कर लेने वाले और उसे धूल चटाने वाले महापुरुष का मराठा राज्य में वास है। तो दोस्तों, अजिंक्य बाजीराव जी पेशवा के छोटे से कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण इस भोपाल की युद्ध की सफलता की कहानी विस्तार से बताकर आज हम यहाँ रुक रहे हैं। यदि आप ऐसी किसी ऐतिहासिक घटना को हमारे माध्यम से देखना चाहते हो तो कृपया हमें वैसा कमेंट करके बताएं। और आपको यह एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इस तरह के शानदार और जानकारीपूर्ण इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाया जा सके और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक अपने इस इबुनावरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तुरंत करें और नोटिफिकेशन पे ऑल ऑप्शन सेट करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।